गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था रामानंद दोषी के पहला निबंध यानी बिंदु बिंदु विचार का पहला संकलित निबंध जो कि वाणी और व्यवहार था। तो आज हम लोग उनकी इसी निबंध में एक और संकलित किया गया है जिसका नाम है पारसमणि। यानी रामानंद दोषी के यह छोटा सा एक निबंध है जिसका नाम है पारसमणि। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पारसमणि क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो बच्चों, पारसमणि, मणि का तो अर्थ हमें पता है कि यह एक प्रकार की रत्न है ना, मणि। तो इसका अर्थ हो गया कि यह एक प्रकार का रत्न है जिससे किसी लोहे को, वह मणि से, पारसमणि से अगर हम किसी लोहे को स्पर्श करते हैं तो वह लोहा नहीं रहता बल्कि क्या बन जाता है, बताओ। चलो, आप में से किसी ने बताया होगा। तो उस मणि से अगर हम लोहे को स्पर्श करते हैं तो वह लोहा ना रहकर वे क्या बन जाते हैं, सोना। वे लोहा सोने के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आज हम यही रामानंद दोषी के बिंदु बिंदु विचार के जो दूसरा छोटा सा निबंध है पारसमणि, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पारसमणि में लेखक कहते हैं, यानी अपने दोस्तों से, कुछ दोस्त वहाँ पर हैं जिससे लेखक पूछते हैं कि पारसमणि है तुम्हारे पास। यानी एक दोस्त से वे पूछ रहे हैं कि पारसमणि है तुम्हारे पास। तो दोस्त जवाब देता है, नहीं तो मेरे पास नहीं है पारसमणि। तो लेखक दूसरे के पास जाते, तुम्हारे पास है? वे भी कहता है, नहीं मेरे पास पारसमणि नहीं है। फिर लेखक तीसरे के पास जाते, और तुम्हारे पास? नहीं मेरे पास भी पारसमणि नहीं है। यहाँ वहाँ जाने कितनों से पूछा पर पारसमणि तो कहीं मिली नहीं। क्या इस अद्भुत मणि की बात निरी कल्पना है? लेखक जब अपने दोस्तों से पूछने के बाद किसी के पास वह पारसमणि नहीं मिलता तो वे निराश होकर अपने आप से पूछते हैं कि क्या पारसमणि मुझे कहीं नहीं मिलेगी? क्या इस अद्भुत मणि की बात कल्पना मात्र है? यानी यह काल्पनिक है क्या, झूठ है क्या कि पारसमणि अगर किसी के पास नहीं है तो इसका अर्थ क्या होता है कि शायद पारसमणि नहीं है, यह कल्पना मात्र है। यदि वास्तव में ऐसी कोई मणि है तो कुछ अभागे को मिलती क्यों नहीं? तभी किसी ने कहा, है मेरे पास है पारसमणि, तुम्हें चाहिए, क्या करोगे उसका? जब वे इस बात पर सोच रहे थे कि क्या यह काल्पनिक है, या पारसमणि नाम की कोई रत्न नहीं है, तभी भीड़ में से कोई कहता है कि है मेरे पास है पारसमणि, क्या करोगे उसका? वे कहते हैं कि मेरे पास है पारसमणि, क्या करोगे, पहले बताओ कि तुम क्या करोगे उस पारसमणि से। उत्तर दिया, हाँ चाहिए, इसलिए न खोजता फिर रहा हूँ, उसके स्पर्श से लोहे को सोना बनाऊंगा। जब वह व्यक्ति कहता है कि है मेरे पास, तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि हाँ मुझे चाहिए। यानी लेखक ढूंढ रहे थे ना, उसने कहा कि हाँ मेरे पास है पारसमणि, क्या तुम्हें चाहिए? हाँ चाहिए। क्यों चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि उसके स्पर्श से जो लोहा होता है वह स्वर्ण बन जाता है, इसलिए मैं लोहे को सोना बनाना चाहूँगा। उसी ने कहा, शुभ संकल्प है तुम्हारा। फिर उसी ने कहा कि अच्छा, तुम्हारा तो अच्छा सोच है कि लोहे को तुम सोना बनाओगे। मणि तो मैं तुम्हें दे दूँ, पर एक बात बताओ, लोहा है तुम्हारे पास? यानी लेखक कहता है कि मेरे पास मणि है, पहले ये बताओ, मणि तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर क्या तुम्हारे पास लोहा है जिसे वह मणि से स्पर्श करवा के तुम सोना बनाओगे? मुझे जैसे काठ मार गया जब लेखक ने कहा कि तुम्हारे पास है पारसमणि, तुम्हारे पास है लोहा, तब मानो उस व्यक्ति को काठ मार गया। यानी जैसे लकड़ी की तरह परे रहना, चुपचाप निशब्द। मानो कोई लकड़ी को जब हम ऐसे रख देते हैं
तो वे वहीं पर रखा रहता है ना, वैसे ही वो चुपचाप हो गए, क्योंकि उसके पास लोहा तो है नहीं, तो पारसमणि लेकर क्या करेगा। पारस की पहली शर्त लोहा है, यह तो कभी ध्यान ही ना आया। वह तब से पारसमणि ढूंढ रहा था, यहाँ वहाँ इधर उधर सबसे पूछ रहा था कि पारसमणि है, पारसमणि है, पर उसने कभी नहीं सोचा कि पारसमणि अगर होता भी तो मेरे पास लोहा कहाँ से है जिसे मैं सोना बनाऊंगा। उसका ध्यान नहीं आया। मेरा असमंजस देख वही बोला, न सही लोहा, लकड़ी, पत्थर, चमड़ा, पीतल, कुछ तो होगा वहीं लाओ, मेरे पास बहुत प्रकार की पारसमणियाँ हैं। लेखक ने कहा, चलो तुम्हारे पास तो लोहा है नहीं जिससे तुम पारसमणि से स्पर्श करवा के सोना बना लोगे, चलो ठीक है, क्या तुम्हारे पास लोहा तो है नहीं, लकड़ी है, पत्थर है, चमड़ा है, पीतल के कुछ बर्तन हैं होंगे, वहीं सही वही ले आओ, मेरे पास बहुत प्रकार के पारसमणि हैं, है ना। यानी लोहे को सोना बनाने के लिए पारसमणि अलग हैं, लकड़ी को सोना बनाने के लिए अलग तरह के पारसमणि हैं, पत्थर को, चमड़ा को, पीतल को स्वर्ण बनाने के लिए मेरे पास उसका भी पारसमणि है, पहले तुम ले आओ वे सारे वस्तु जो भी हैं। वे आश्चर्यचकित हो गए, स्ट्रेंज हो गए, अरे ये इनके पास इतना सारा पारसमणि है, क्या पारसमणियों के भी बहुत प्रकार होते हैं। वे सोच में पड़ गए कि क्या पारसमणि बहुत प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5, क्या इतने प्रकार के पारसमणियाँ होते हैं। परंतु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली हाथ हूँ। हाय, सोना बनाने का कैसा सुयोग हाथ से निकला जा रहा है। वह व्यक्ति जब उसे पता चला कि पारसमणियाँ बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसके पास ना तो ऐसा कोई वस्तु है, ना लोहा है, ना तांबा है, ना पीतल है, ना लकड़ी है, ना पत्थर है, ना चमड़ा है, कुछ भी नहीं है जिससे वे उस तरह के पारसमणि लेकर उसे स्पर्श करवा के सोना बना सके। वह बेचारा निराश हो गया। हाय, सोना बनाने का कैसा सुयोग। वह पछताने लगा कि कितना बड़ा सुयोग मीन्स सुअवसर, वैसा अवसर, स्वर्ण अवसर मेरे हाथों से चला जा रहा है, पर मेरे पास कुछ नहीं है। उसी ने धीरज बंधाया, निराश मत हो, जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए भी पारसमणि है। लेखक कहते हैं कि इसमें निराश मत हो, तुम उदास मत हो, जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए भी अलग से एक पारसमणि है मेरे पास। लेखक कहते हैं कि जिसके पास कुछ नहीं होता उसके लिए भी मेरे पास पारसमणि है। सुखद आश्चर्य से भर उठा मैं, मणि लेने के लिए हाथ फैला दिए। सुखद जैसे ही सुना कि अगर किसी के पास कुछ नहीं हो, कोई भी वस्तु नहीं हो, कोई भी चीज ना हो, उसके लिए भी पारसमणि होता है, यह सुनकर वह खुशी से उत्साहित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपना हाथ फैला दिया कि दो, मुझे पारसमणि दो। वही बोला, याचना के लिए फैलाए गए हाथ का भाग केवल तिरस्कार है बंधु। लेखक कहते हैं याचना यानी मांगना, किसी के पास कुछ चाहना। अगर किसी के पास हम अपना हाथ फैलाते हैं वह एक प्रकार का तिरस्कार है, लोग उसे तिरस्कृत करते हैं। उसे सखा, अपना बंधु, अपना मित्र संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी के समक्ष हाथ फैलाए वह एक प्रकार का तिरस्कार के रूप में माना जाता है। हाथ बढ़ाओ तो किसी उद्योग के लिए, यानी अगर हम किसी के पास, लेखक यह बताना चाह रहे हैं कि हम किसी के पास भी कभी भी हाथ फैला देते हैं, यह हाथ फैलाना उचित नहीं है। हमें हाथ उसी के पास फैलाने चाहिए जिसके पास, यानी जो देने वाला है उसका मेंटलिटी वह कैसे, किस प्रकार का है, वह पहले हमें जानकारी हासिल करना चाहिए। क्योंकि
अगर हम हाथ फैला दिया, अगर हमें कुछ हासिल ना हो, तो वे एक प्रकार का अपने इंसल्ट, अपना तिरस्कार महसूस होता है। लेखक यह भी कह रहे हैं कि हाथ अगर फैलाओ तो उद्योग के लिए फैलाओ। तुम पारसमणि खोजते फिर रहे हो ना, परंतु वह तो तुम्हारे भीतर ही है, स्पर्शमणि। कह रहे हैं कि तुम जो इधर उधर पारसमणि ढूंढ रहे हो, लोहा को, तांबे को, पीतल को, लकड़ी को, पत्थर को, चमड़ा को सोना करने के लिए, वे पारसमणि तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे आत्मा में है, और तुम उसे इधर उधर ढूंढ रहे हो, इधर उधर खोजते फिर रहे हो। खाली हाथ हो तो सेवा के स्पर्श से, लोहे पीतल वाले हो तो कौशल के स्पर्श से, और प्रतिभा वाले हो तो लगन के स्पर्श से मनचाहा सोना बना सकते हो। तुम स्पर्श तुम्हारा जितना शुद्ध होगा, सोना भी उसी मात्रा में शुद्ध प्राप्त होगा तुम्हें। लेखक यहाँ पर बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है। क्या कहा है कि जैसे कि कह रहे हैं ना कि पारसमणि जो है वह हमारे अंदर ही है, हमारे भीतर ही है, बस उसका सही तरीके से उसका व्यवहार करना पड़ता है, सही समय पर उसे व्यवहार करना पड़ता है। तुम चाहो तो लोहे को भी सोना बना सकते हो, और पीतल को भी सोना बना सकते हो, अपने लकड़ी को भी सोना बना सकते हो। बस उसके लिए क्या आवश्यकता है? अपने मन की शुद्धता। तुम्हारी मन रूपी पारस वह अगर शुद्ध हो तो तुम किसी भी वस्तु को तुम सोना बना सकते हो, तुम्हारी स्पर्श मात्र से। बस वह स्पर्श शुद्धता रूपी होनी चाहिए। मैं धन्य होकर लौटने लगा तो उसी ने टोका, गुरु सिखाया है इसलिए यह पूछने का, गुरु सिखाया है तो इसलिए यह पूछने का अधिकार है मेरा। सोना बनाकर उसका करोगे क्या? जब उस व्यक्ति को पारसमणि के सही अर्थ मालूम पड़ गया तो वह खुशी खुशी वहाँ से जाने लगा। जब वह लौट रहा था तो उसे लेखक रोकते हुए कहते हैं कि चलो, मैंने तुम्हें यह बात सिखाई, तुम्हारी अंतर आत्मा रूपी पारसमणि को मैंने सिखाया, दिखाया तुम्हें, उससे पहचान करवाया, तो एक गुरु के नाते मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ जो मेरा अधिकार है। अच्छा, तुम बताओ कि सोना बनाकर तुम करोगे क्या? यह जो लोहा, लकड़ी, पीतल, चमड़ा, पत्थर, इसको जो पारसमणि से स्पर्श करके तुम सोना बनाना चाह रहे हो, आखिरकार तुम सोना बना के करोगे क्या? मैं हतप्रभ रह गया। वह व्यक्ति हतप्रभ यानी आश्चर्यचकित रह गया। यह भी कोई प्रश्न हुआ भला? वे सोचने लगा कि अरे यह कैसा प्रश्न है, और यह प्रश्न है भी तो मैं इसका क्या जवाब दूं? वे आश्चर्यचकित रह गए। उसी ने कहा, जब वह व्यक्ति इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया कि सोना बनाकर मुझे क्या करना है, तो लेखक ने ही उसके प्रश्न का वही जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया कि उसी ने कहा, प्रश्न यह उचित है और आवश्यक भी। सोने में अच्छाई जितनी है, बुराई उससे कम नहीं। लेखक कह रहे हैं कि सोना में जितना अच्छाई यानी क्वालिटी है, उसमें उतना बुराई भी है। यानी लेखक बताना चाह रहे हैं कि सोना रूपी या जो एक रत्न है या जो एक आभूषण है, उसमें जितनी अच्छाई होती है उतना ही उसमें बुराई भी होती है। सोना जिसके पास है उसे मद से मारता है, और जिसके पास नहीं है उसे लोभ से त्रस्त रहता है ना। तो कह रहे हैं कि सोना जिसके पास, लेखक बता रहे हैं उस व्यक्ति को कि असल में पारसमणि है क्या और सोना क्या होता है। लेखक कह रहे हैं कि सोना वह एक ऐसा वस्तु है, ऐसा रत्न है जिसको अगर किसी को मिल जाए तो वह उससे पागल हो जाता है। मद से मारता। मद यानी मद मतलब पागलपन, यानी ज़्यादा सोना किसी के पास हो जाए तो वे पागल हो जाता है कि मेरे पास इतना सोना है, इसे कहाँ रखूं। और जिसके पास सोना नहीं रहता, वे भी उसको पाने के लिए पागल बना रहता है कि कब मेरे पास इतना सोना हो, इतना बड़ा सोना हो, है ना। तो वे कहते हैं कि सोना जो है
उसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है, यह नहीं कि सिर्फ उसमें अच्छाई से ही भरा हुआ है। उसे लोभ रूपी रोग उसे मार देता है। शुद्ध सोने का वास शुद्ध व्यक्ति और शुद्ध समाज में ही संभव है। कह रहे हैं कि शुद्ध सोना यानी अच्छा व्यक्ति अच्छा रूप से अगर वे अपने मन को शुद्ध बना ले तो उसके पास हर कोई वस्तु, हर कोई चीज़, हर कोई सामान उसके लिए सोने के बराबर ही होता है। यानी सोना में जितना अच्छाई होता है उतना बुराई भी होता है। तो यह बिंदु बिंदु विचार नामक निबंध में जो पारसमणि नामक या जो छोटा सा निबंध है उसमें रामानंद दोषी जी ने यह बताना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर छिपी पारसमणि को पहचानने के लिए परामर्श दिया है। लेखक की दृष्टि में यह पारसमणि है हमारी सेवा, हमारी भावना, हमारा अपना परिश्रम और लगन। अगर हम अपने परिश्रम, लगन और सेवा भावना से अगर किसी भी वस्तु को हम अच्छे रूप में देखें तो वह सबके लिए लाभदायक होता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी।